अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान से संबंधित वाद विवाद। संविधान से संबंधित वाद विवाद यानी कौन कौन से वो समस्याएं हैं जो संविधान लागू होने के साथ ही दिखने लग गई थी, तो उनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने कई सारे वाद विवाद का नाम सुना होगा, जैसे सबने सुना होगा शंकरी प्रसाद का मामला, गोलकनाथ मामला, है ना, बेरूबाड़ी केस वगैरह, केशवानंद भारती केस वगैरह। तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई या इन सब के लिए कौन सी ग्राउंड ऐसी थी जिसकी वजह से संविधान में कुछ दिक्कतें हुई और इन चीजों की शुरुआत हो जाती है। आज हम उसी चीज पर बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। और अगर हम इस बात पर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करें तो हमको यहाँ पे कुछ और बातें समझ आएंगी। उन बातों को समझने के लिए, संविधान से संबंधित वाद विवादों को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड को या थोड़ा सा संविधान लागू होने के इतिहास को समझना जरूरी है। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। 2015 से हम लोगों ने 26 नवंबर को विधि दिवस मनाना शुरू कर दिया या संविधान दिवस मनाना शुरू किया है। क्यों किया 2015 से ही? तो 2015 में डॉक्टर अंबेडकर का 125वां जन्मदिन आया। इस वजह से 26 नवंबर को उनके स्मृति में या उनकी याद में, जो संविधान के पिता कहे जाते हैं, उनकी स्मृति में हम लोगों ने जो है एक दिवस मनाने की शुरुआत की, जिसको विधि दिवस कहते हैं। हम लोग वो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाएंगे और मनाते आ रहे हैं 2015 से, ठीक है। ऐसा ही अगर हम लोग देखें तो 26 नवंबर 1949 का जो समय है, उस समय संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का वेट करना पड़ा। कुछ भाग संविधान के 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, यानी लगभग 2-2.5 महीने पहले, ठीक है ना। 2 महीने पहले मैं मान करके चलता हूं, 2 महीने का ठीक समय है नवंबर से जनवरी तक, 26 नवंबर से 26 जनवरी तक। 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू किया? तो 1930 में पंडित नेहरू ने लाहौर में स्वाधीनता दिवस की घोषणा कर दी थी 26 जनवरी को, और हम लोग अपना स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाते आ रहे थे। तो एक ऐतिहासिक दिन था, इसलिए इंतजार किया गया और संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि संविधान लागू होते ही वो कौन से वाद विवाद हैं जो कौन संविधान के तुरंत लागू होने के बाद उत्पन्न हो गए। जब भी बात हम लोग संविधान की करते हैं तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई भारत की आजादी के बाद। और इतना आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत आजादी के बाद जब संविधान प्रक्रिया लागू हुई तो सब लोगों को आजादी के बाद एक विश्वास था, यानी किसानों को एक विश्वास था कि हमें जमींदारों से आजादी मिलेगी, है ना। ऐसे ही कुछ नेताओं को विश्वास था कि भाई अब हमको जो है वो कुर्सी मिलेगी अपनी। ऐसे ही अलग अलग लोगों के लिए, समाज के अलग अलग तबके के लिए आजादी के मायने अलग अलग थे। हालांकि आजादी 1947 में मिल गई थी 15 अगस्त को, लेकिन वो आजादी सबके लिए आजादी नहीं थी। वो आजादी केवल कुछ लोगों के लिए आजादी थी, जिनको आजादी का असली महत्व समझ नहीं आया, तो वो लोग बड़े लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। संविधान लागू हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950 के बाद से संविधान में खूब सारी दिक्कतें दिखना शुरू हुई, जिनमें सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे कुछ भाग संविधान के लूंगा। जो हमारा संविधान है उसमें एक भाग है भाग 3 और एक भाग है भाग 4। इसके अलावा संविधान में एक भाग है भाग 20। कौन सा भाग है? भाग 20। अनुच्छेद के रूप में बात करें, भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है मौलिक अधिकार। भाग 4 के अंदर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आर्टिकल जो हमारा भाग 20 है, इसमें एक ही अनुच्छेद है, इस पर बात करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद की भाषा में या आर्टिकल की भाषा में बात करूं तो भाग 3 यानी जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से शुरू होकर के अनुच्छेद 35 तक जाते हैं, ठीक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो अनुच्छेद 36 से शुरू होकर के 51 तक जाते हैं। और मैंने कहा भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 368, ठीक है। मतलब जिसमें ये बेसिकली भाग 20 के अंदर लिखा गया है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति या संविधान को संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में तो
संविधान क्या मतलब बहुत सारे रूल्स हैं, अलग अलग रूल बनाए हुए हैं, उनमें संशोधन करना बहुत आसान है, आसानी से किया जा सकता है। अमेरिका का संविधान जो है ना वो बड़ा कठोर संविधान है, इतना कठोर संविधान है कि उसमें संशोधन करना बड़ा महाभारत का काम है। तो इसलिए पाओगे कि उस संविधान में बहुत कम संशोधन हुए हैं, जबकि वो हमारे संविधान से काफी पहले लागू हुए, बहुत कम संशोधन हुए। इंग्लैंड में रूल्स को चेंज करना बहुत आसान है, अमेरिका में बहुत टफ है। तो भारत ने ना तो बहुत आसान वाले पद्धति को अपनाया, ना बहुत टफ वाली पद्धति को अपनाया। भारत ने अपने संविधान को लगभग मध्य का बना करके रखा। इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, परिवर्तन किए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि समर्थन चाहिए होता है, स्पेशल समर्थन संविधान संशोधन के लिए। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे कि कितना मिनिमम समर्थन चाहिए। यानी मोटा मोटी बात ये समझ लो कि अगर किसी पार्टी के पास लोकसभा में 331 मेंबर नहीं है, या उसके 331 मेंबर एमपी नहीं है, लोकसभा के अंदर नहीं है, तो उसके लिए बहुत आसान है नहीं कि वो संविधान संशोधन के विधेयक को पारित करा सके। ठीक है, लगभग 331 से अधिक मेंबर चाहिए ही उसके समर्थन में, है ना। तो अब शुरू करते हैं बात। तो मैंने यहां पे बताया कि भाग 3, भाग 4 और भाग 20। संविधान लागू होने के बाद ये सभी को पता है कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन्हीं में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 13 और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। 12 से 35 के बीच में ही एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 13 और एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 35, आर्टिकल 32। तो मैं कह सकता हूं कि 13 एक ऐसा अनुच्छेद है संविधान का जो ये कहता है कि संविधान के जो मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। और 32 भी बेसिकली यही बात करता है। अनुच्छेद 32 कहता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन है। आप इस मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आर्टिकल 32 आपको ये शक्ति देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और डायरेक्ट कहिए कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी रिट को सुनेगा। समझ रहे हो बात को? ये 32 में कहा गया है। 13 में भी कुछ कुछ मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात है, अभी हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंदर जब संविधान लागू हुआ, अब तो खैर नहीं है, लेकिन संविधान के लागू होने के समय इन्हीं मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल था 19(1) का क्लॉज F, ठीक है, और एक आर्टिकल था इन्हीं मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 31। इन दोनों अनुच्छेदों में एक ही बात दी गई थी, दोनों अनुच्छेदों में अधिकार दिए गए थे मौलिक अधिकारों में से। इन दोनों में जो अधिकार दिया गया था वो अधिकार है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो इसी के अंदर दिया गया था 19(1) के क्लॉज F में और दूसरा आर्टिकल 31 में। इन दो अनुच्छेदों में दिया गया। अब तो इसमें नहीं है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया, अब ये लीगल राइट हो गया है। फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300A एक आर्टिकल है संविधान में, वहां इसको डाल दिया गया। ये बाद में संशोधन के द्वारा डाला गया था। फिलहाल इतना समझ लीजिए, पहले जब संविधान लागू हुआ 50 के दौर में, तब की बात कर रहा हूं मैं, तब ये फंडामेंटल राइट में ही आता था। यहां दिया हुआ था संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति कितनी भी संपत्ति रख सकता है। दरअसल जब संविधान बनाना, संविधान सभा ने एक बात को तय किया, उन लोगों ने यह तय किया कि हम आपस में किसी भी मामले पर वोटिंग नहीं करवाएंगे। वोटिंग से क्या होता है कि नफरत पैदा हो जाती है। वोटिंग से क्या होता है कि अगर थोड़ा सा ज्यादा वोट एक पक्ष में मिल गए कि भाई संविधान में कैसे गुण होने चाहिए, कोई अगर समाजवादी विचारधारा का है तो वो कहेगा यार संविधान के अंदर अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने वाले गुण होने चाहिए, है ना। अगर कोई जो है उदारवादी विचारधारा का, उदारवादी यानी पूंजीवादी प्रकार का व्यक्ति है, तो कहेगा किसी ने श्रम से अगर कमाया है तो भाई वो उसकी पूंजी है और उस पर उसका अधिकार है। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार, एक आदमी के पास इतनी सारी चीजें, इतनी प्रॉपर्टी और एक आदमी के पास कुछ भी नहीं, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया कि आपसी सहमति से बात को सुलझा करके एक सहमति, आम सहमति बनाई
और जिसमें सर्वसहमति तो नहीं हो पाती थी, लेकिन काफी लोगों की सहमति जिस चीज पर हो जाती थी उस चीज को संविधान में रखा गया। किसी भी अनुच्छेद के लिए वोटिंग नहीं करवाई गई, है ना, यानी आपस में सहमति बना करके उस अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया गया। तो इस संविधान के अंदर ऐसे कई सारे गुण हमको देखने को मिलेंगे। ये तो फिलहाल मैंने यहां पर बताया कि फंडामेंटल राइट में 13 और 32 ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का दावा करते हैं। इसी फंडामेंटल राइट में 19(1)(f) में या आर्टिकल 31 में एक अधिकार था जिसको हमने क्या कहा, संपत्ति का अधिकार। दूसरी तरफ मैंने यहां पे कहा कि संविधान में एक भाग है, भाग 4, जिसमें 36 से 51 तक के अनुच्छेद हैं। 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद हैं, इस पार्ट को कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। इसके लिए संविधान में 2 शब्द लिखा गया है, जैसे इसके लिए लिखा गया शुड बी, है ना, क्या करना चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो मैं कह सकता हूं कि भाई इसी डीपीएसपी के अंदर एक आर्टिकल है जिसको अगर हम थोड़ा अच्छे तरीके से देख लें तो इसमें एक तो तुमको जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर तुम में से किसी बच्चे ने पढ़े हो या जिसको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो तो उसको पता होगा कि इसके अंदर आने वाला एक जो आर्टिकल है, यानी मैं कह सकता हूं कि एक जो अनुच्छेद इसके अंतर्गत आ जाता है, अनुच्छेद 39, इसका एक क्लॉज है बी और इसका ही एक क्लॉज है सी। अनुच्छेद 39 का क्लॉज बी और क्लॉज सी ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करेगा। अमीर और गरीब के बीच के अंतर को क्या करने का प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। यानी समाज में जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाने का कोशिश करेगा सर। राज्य का मतलब वो अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो राज्य का मतलब केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की सरकार से लेकर पंचायतों की सरकार से लेकर के सारी सरकारों तक, समझ रहे हो, उसको हम राज्य कहेंगे, समझ रहे हो, संविधान की भाषा में ये राज्य की डेफिनेशन है। तो अनुच्छेद 39 का क्लॉज बी और क्लॉज सी क्या कह रहा है कि राज्य कोशिश करेगा कि अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम किया जाए। वहीं मौलिक अधिकार क्या कह रहे हैं, मौलिक अधिकार में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का एफ और अनुच्छेद 31, ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है। अब दोनों अनुच्छेदों के मध्य टकराव समझ आ रहा है। एक तो कह रहा है कि अमीर और गरीब के भेद को कम किया जाएगा, एक कह रहा है कि संपत्ति का भी अधिकार है, और वो कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और अगर किसी के संपत्ति के अधिकार का हनन होगा तो वो डायरेक्ट कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो इन सारे वाद विवादों की जड़ यही चीज। दूसरा, हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। इसके बारे में तो सभी को पता होगा, है ना। संविधान में मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे अधिकार दिए गए हैं ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर जैसे मतलब अल्पसंख्यकों के जो इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं उनके लिए पूरे सम्मान की व्यवस्था, धर्म का आचरण वगैरह, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है। अब इन्हीं मौलिक अधिकारों में 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद है उन्हें कहा जाता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद जो 14 है वो कहता है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। 1937-38 में शरीयत कानून लागू हुआ, शायद मैं सही हूं तो। अगर शरीयत का कानून मैं बोलूं, या तो इसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कह सकते हैं या शरीयत कानून कह सकते हैं, ये 1937-38 के आसपास लागू हुआ। तो 37-38 में जब लागू हुआ तो 14 अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है कि कानून के सामने सब एक समान है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे क्या है, सब एक जैसे हैं। कानून के आंख पे पट्टी बंदी होती है, वो अंधा होता है, उसके आगे चाहे फिर कोई भी खड़ा हो, वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो। लेकिन 14 का क्लॉज बी क्या कह रहा है, कानून का समान संरक्षण। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है और वो कोई अपराध कर देता है तो अभी उसको प्रधानमंत्री रहते हुए सजा नहीं दी जा सकती। जब वो प्रधानमंत्री के पद से हटेगा तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। जब तक वो पद पर है तब तक उसके साथ कानून न्याय संगत व्यवहार वैसा नहीं कर सकता है, क्योंकि पद की अपनी एक गरिमा होती है और वो उस पद से पूरे राष्ट्र को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर ही मुकदमा चला दिया जाए, समझ रहे हो बात को, उनको इसके अगेंस्ट ही खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि विधि के समक्ष समानता कानून तो अंधा होता है, सब एक जैसा। कानून अंधा होता है, ये बात सही है। कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जिसने कोई भी अपराध किया हो तो उसको समान रूप से सजा मिलेगी, चाहे वो कितना ही उच्च वर्ग का हो, कितना ही अमीर हो, कुछ भी हो, कितने ही बड़े पद पर हो। लेकिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए इक्वेलिटी बिफोर लॉ, जिसको विधि के समक्ष समानता हम लोग कह रहे हैं, एक है विधि का समान संरक्षण। जब तक पद पर है तब तक उसको यह सजा नहीं दी जा सकती। जिस पद से हट जाए तो फिर उसके बाद वही व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 कह रहा है कि भाई हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, कानून के आगे सब एक समान है। वहीं 1937-38 में लागू हो गया शरीयत का कानून, ये सभी को पता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको हम कहेंगे, ठीक है। 14 में कह रहा है कि सबको एक जैसे अधिकार होंगे। अब शरीयत के कानून के अनुसार एक व्यक्ति को 4 विवाह करने की अनुमति दे दी गई। अब मैं यहां पर यह प्रश्न रखूंगा कि इस मामले में, इसके मामले में एक विवाद भी है संविधान में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, सायरा बानो का केस आएगा तो उसमें पता चलेगा हमें और चीजें। यदि अगर कोई मुस्लिम पुरुष जो है वो 4 विवाह करता है और एक हिंदू पुरुष एक ही विवाह करता है, तो क्या उन मुस्लिम महिलाओं के जो अधिकार हैं, उनके लिए जो कानून है वो हिंदू महिलाओं के कानूनों, हिंदू महिलाओं के अधिकारों का भी उतना ही संरक्षण कर रहा है क्या जितना मुस्लिम महिलाओं के कर रहा है? तो तुम देखोगे कि हिंदू महिलाओं के पास राइट्स ज्यादा हैं। इस तरीके से किसी न किसी तरीके से उन मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली जो समस्या है उसको कानून उस नजरिए से देख ही नहीं सकता, क्योंकि कानून क्या कह रहा है? कानून कह रहा है कि सबके लिए एक समान कानून होगा, एक समान विधि होगी, ठीक है। विधि के समान सब एक, विधि के सामने सब एक जैसे हैं, कानून के सामने सब क्या है? एक जैसे। दूसरी ओर एक मुस्लिम पुरुष 4 विवाह कर सकता है शरीयत के कानून के अनुसार। जब 37-38 में लागू हुआ तो तब डीपीएसपी के अंदर हमारे पास इसी के विरोध में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44, जो कहता है कि सरकार या मैं राज्य यहां पर शब्द लूंगा, राज्य एक ऐसा कानून बनाएगा जो सभी के लिए एक समान होगा, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, समान नागरिक संहिता। यानी फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ भी नहीं चलेगा, हिंदू पर्सनल लॉ भी नहीं चलेगा और कोई धर्म विशेष का कानून नहीं चलेगा। कानून चलेगा तो एक ही कानून चलेगा सबके लिए, आईपीसी सीआरपीसी है। समझ रहे हो बात को? तो ये है हमारा यूसीसी, इसके विरोध में। अब यहां और यहां टकराव की स्थिति बनेगी नहीं बनेगी? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर समानता। इन सभी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर स्त्री है, पुरुष है, ठीक है, तो कोई भेद नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर निम्न जाति का है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मूल स्थान, जैसे मतलब किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई बिहार का है तो इसलिए उसको बेइज्जत कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? वंश के आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो ये कानून अनुच्छेद 15 हमारा कह रहा है कि किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता और सभी को क्या है? एक समानता है। वहीं दूसरी ओर हमारे पास डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 46। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 46 क्या कह रहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी इन सभी वर्गों को शिक्षा एवं अर्थ के क्षेत्र में आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी और अर्थ के क्षेत्र में भी। एक तरफ संविधान का मौलिक अधिकार क्या कह रहे हैं कि सभी एक समान है, धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर सब क्या है? एक समान। वहीं यहां अनुच्छेद 46 क्या कह रहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी को क्या दिया जाएगा? शिक्षा और अर्थ के आधार पर आरक्षण दिया जाए। मुख्य धारा में लाने के लिए यह काम करना पड़ेगा, जो कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जरूरी भी था, ठीक है। यहां अगर हम इस बात को ठीक से समझेंगे तो हमें टकराव दिखेगा अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 15 में। हमें टकराव दिखेगा यहां पर अनुच्छेद 14 में और कुछ उस समय के पर्सनल कानून में।
हमें टकराव दिखेगा 19A(F) के अंदर, 31 के अंदर, किससे? अनुच्छेद 39B और C से। एक तरफ अनुच्छेद 19(A) का F कह रहा है और 31 कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार, यानी ये मौलिक अधिकार है, व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी मौलिक अधिकार नहीं है, ये अभी कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार में शक्तियां थोड़ा कम होती है, मौलिक अधिकार में बहुत शक्तियां होती हैं। उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, कानूनी अधिकार के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। समझ रहे हो बात को? तो अभी इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। मैं तब की बात कर रहा हूं जब संविधान लागू हुआ तो बड़ा विवाद था, और ये समस्याएं संविधान के लागू होते ही दिखना शुरू हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैंने कहा जब देश आजाद हुआ तो आजादी के मायने सबके लिए अलग अलग थे। जैसे ही आजादी की लड़ाई में सबको शामिल किया गया तो कहा गया कि भाई तुमको आजादी दे दी जाएगी। किसानों को कहा गया शामिल हो जाओ आजादी की लड़ाई में, हम तुमको जमींदारों से आजादी दे देंगे। अब अगर जमींदारों से आजादी दे देंगे तो भाई किसान तो जमींदार को लगान नहीं देगा, और जमींदार को लगान नहीं देगा तो वो अपनी खेती पर खेती करेगा, उसका जो श्रम है उसका फल उसी को मिलेगा। जबकि किसान के श्रम का फल किसको मिलता था? जमींदार को मिलता था। जमींदार उस पर लगान लेता था, किसान को तो कुछ मिलता ही नहीं था। वो बेचारा तो केवल इतना ही कर पाता था जितना उसमें व्यवस्था हो सके, जितना उसके भरण पोषण की व्यवस्था हो सके। अब दिक्कत क्या आई? क्योंकि 39B और C में लिखा गया था कि राज्य का कर्तव्य है, DPSP के राज्य का कर्तव्य है कि वो अमीर और गरीब के बीच के भेद को समाप्त करने का प्रयास करेगा। भारत में ऐसे कई लोग थे जिनके पास 500 एकड़ जमीन थी, और ऐसे कई सारे लोग थे जो उन्हीं जमीन पर खेती करके जमींदार को लगान दिया करते थे। यानी ये जमींदारी व्यवस्था चलती हुई आ रही थी। तो सरकार का ध्यान जब इस तरफ गया तो सबसे पहले एक बात आई कि भाई हम करेंगे लैंड रिफॉर्म। क्या करेंगे? लैंड रिफॉर्म, जिसको हम भू बंदोबस्त कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भू बंदोबस्त। भू बंदोबस्त में भी मैं कह सकता हूं कि इस समय मुद्दा यह हो गया कि जमींदारी प्रथा का किया जाए अंत। किसका अंत किया जाए? जमींदारी प्रथा का अंत। अब अगर जमींदारी प्रथा के अंत की हम लोग बात करते हैं तो यहां हमारे पास ये तो सुरक्षित हो जाता है कि भाई 39B और C में लिखा गया है सबको समानता का अधिकार दिया जाए। और जमींदारी प्रथा में भी कई सारे प्रकार के लैंड रिफॉर्म बहुत सारे प्रकार के होते हैं। चकबंदी हो गया, लैंड रिफॉर्म का एक प्रकार है ना। भूमि के अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं लैंड रिफॉर्म। तो इस समय पे ना लैंड रिफॉर्म में भी मैं बेसिकली एक चीज को शामिल करूंगा जिसको कहा जाता था सीलिंग। क्या बोला जाता था? सीलिंग। सीलिंग का क्या मतलब था? तो इस समय मुख्य मुद्दा यह बन गया था कि जिन लोगों के पास बहुत सारी जमीनें हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है, कितने से ज्यादा है? 30 एकड़। 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उस जमीन को सरकार ऑक्यूपाई कर लेगी, सरकार उस जमीन को छीन लेगी। उस राज्य के सरकार के द्वारा उस जमीन को हड़प लिया जाएगा। राज्य सरकार इस जमीन को हड़प करके क्या करेगी? तो राज्य सरकार अगर किसी के पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसकी जमीन को हड़प करके, यानी 30 एकड़ तक उसके पास छोड़ेगी। उससे आगे जितनी भी जमीन है उसके पास 500 एकड़ तक जमीनें थी लोगों के पास। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला पढ़ेंगे तो दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, एक पंजाब के अंतर्गत, एक का नाम था मतलब हेनरी गोलकनाथ वगैरह और एक विलियम गोलकनाथ वगैरह। तो दोनों के पास 500 एकड़ जमीन थी। समझ रहे हो? तो अब सीलिंग में क्या कहा गया कि 30 एकड़ से ज्यादा किसी के पास होगी तो उस राज्य की सरकार उस जमीन को छीन लेगी, और जिन किसानों के पास बिल्कुल भी जमीनें नहीं है उनमें इन जमीनों को बांट देगी। बात समझ आई? दूसरी तरफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर क्या कहा? अभी मैंने यहां पर एक बात रखी, मैंने कहा कि 19(1) के क्लॉज F में और आर्टिकल 31 में है संपत्ति का अधिकार, और ये एक कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के संबंध में कहा जाता है कि इसमें कोई परिवर्तन सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसको छीना नहीं जा सकता, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकार को सीमित करे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? लैंड रिफॉर्म की तैयारी हो रही है। तो अब समझ आ रहा होगा कि इन सारे वाद विवादों की जड़ क्या है। और जैसे ही इन सारे वाद विवादों की जड़ क्लियर होती है, यानी लैंड रिफॉर्म जब जिसमें सीलिंग वगैरह की बेसिकली व्यवस्था की गई थी,
इसके अलावा एक और मुद्दा था जिसको मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया नहीं, वो मुद्दा था एजुकेशन रिजर्वेशन का। किसका मुद्दा था? एजुकेशन रिजर्वेशन। एजुकेशन रिजर्वेशन का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था उस समय पे, 50 के भारत में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, जिसको हम लोग एजुकेशन रिजर्व शैक्षिक आरक्षण कह सकते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चंपाकरण दोराई राजन मामला है एक, वो इसी से संबंधित है। उन्होंने कहा कि यार जब अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि सबको समानता मिलेगी, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो कि भाई तुम लोग किसी को आरक्षण दे रहे हो। वो ये मामला, ये बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट में भाई सरकार की तरफ से पक्ष आया कि अनुच्छेद 46 में ये भी तो लिखा गया है कि सामाजिक आधार पर सबको जो है एक धारा में लेके आना है, इसके लिए जरूरी है SC ST OBC को आरक्षण दिया जाए। ये मामला पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। बहरहाल ये दो बातें समझ लेना कि एक तो लैंड रिफॉर्म में भी बेसिकली सीलिंग का प्रोसेस, जिसमें कहा गया था कि 30 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं हो सकती। अब जितने जमींदार थे ना, जैसे ये बात सामने आई तो उन सब में मच गई खलबली, और खलबली मची तो अब दिक्कतें होना जैसे जैसे शुरू हुई, तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1951 के समय में ही पहला संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया, पहला संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। और उस समय जब 51 में चुनाव हुए थे, 51 में नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय पे पूरे राज्यों में लगभग कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार थी, धूमधाम से सरकार थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके बाद जो है वो राष्ट्रपति बने थे, तो 2 बार वो भी राष्ट्रपति रहे, 3 बार नेहरू लगातार PM रहे। ये इतिहास तो सबको ही पता होगा, है ना। 51 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे, 50 के समय पे पटेल चल बसे थे, 48 में महात्मा गांधी चल बसे थे। अगर महात्मा गांधी संविधान बनने के क्रम में ही चल बसे थे, अगर वो संविधान बनने तक रुक जाते, यानी महात्मा गांधी की अगर हत्या संविधान बनने के बाद अगर वो घटना होती, तो आज जो संविधान है वो ऐसा नहीं होता। उस संविधान में हमें कुछ बड़े परिवर्तन दिखने को मिलते, जैसे पंचायतों वाला भाग 9 में जाकर के है, वो भाग कहीं ना कहीं महात्मा गांधी होते तो संविधान में आगे होता, ऊपर होता, 9 में नहीं होती ये बात। हम लोग कहीं 3 या 4 में पढ़ रहे होते पंचायतों की बात, समझ रहे हो बात को। तो गांधी तब तक नहीं थे, 48 में गांधी चले गए, 50 में पटेल चले गए, 51 में नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। 51 में नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो नेहरू लेकर के आए संविधान के अंतर्गत। अच्छा, ये किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो नेहरू यहां पर एक बिल लेकर के आए जिसको पहला संविधान संशोधन विधेयक हम कह सकते हैं। और इस पहले संविधान संशोधन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से, या मैं कह सकता हूं संसद के माध्यम से, आर्टिकल 31 में 2 क्लॉज जोड़ दिए गए, क्लॉज A और क्लॉज B। पहले संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 31 में 2 क्लॉज जोड़े। अब अनुच्छेद 31 क्या था, तो पहले इसको समझ लेते हैं, तब ज्यादा बात अच्छे तरीके से क्लियर होगी। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, इस आर्टिकल 31 के अंदर लिखा गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति की जमीन को सरकार ऑक्यूपाई कर रही है, उस राज्य की सरकार उस जमीन को ले रही है, तो उसके लिए पहले तो विधि बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? विधि, यानी लेजिस्लेचर से पास करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी जमीन को छीना जा सकता। दूसरा, उस जमीन में जितनी क्षतिपूर्ति हुई है, जितना उसका, वो बिल में ही मेंशन करना पड़ेगा कि उसको इतनी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, समझ रहे हो। और तीसरा, 31 में ही लिखा गया था कि यदि सरकार किसी की जमीन को लेती है तो वो जमीन सरकार केवल लोक हित के कार्यों के लिए ले सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब मुख्यमंत्री जी की आरामगाह बननी है तो सरकार ने छीन ली, ऐसा नहीं। लोक हित के कार्य मतलब या तो रेलवे की पटरी वहां से जा रही हो, है ना, या फिर वहां से सड़क बन रही हो, तब किसी की जमीन ले सकती है, ऐसे नहीं ले सकती अपने पर्सनल उद्देश्यों से। तो एक तो था कि कानून बनाना पड़ेगा किसी की जमीन को लेने के लिए, विधि के संगत है, विधि को पास करना पड़ेगा, तब किसी की जमीन ली जा सकती है। दूसरा था कि भाई अगर किसी की जमीन ली जा रही है तो उसको पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाएगी, यानी जितना उसका मुआवजा है वो उसको दिया जाएगा। और तीसरी बात इसके अंतर्गत थी कि अगर किसी के द्वारा मतलब ऐसी जमीन को छीना जाता है, किसी राज्य की सरकार के द्वारा छीना जाता है, तो केवल लोक हित के कार्य के लिए ही छीना जाए। ये 3 बातें आर्टिकल 31 में थी।
पहला संविधान संशोधन जब हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसी 31 के अंदर 2 क्लॉज और डाल दिए गए, 31 का क्लॉज ए और 31 का क्लॉज बी। मजे की बात यह है कि 31 का क्लॉज ए कहता है कि लैंड रिफॉर्म के मामलों पर, कौन से मामलों पर? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के मामलों पर अनुच्छेद 31 की शर्तें लागू नहीं होंगी। नहीं समझे? जवाहरलाल नेहरू जी इसी एक्ट के माध्यम से 31 की सारी शक्तियां ही समाप्त कर देते हैं। अनुच्छेद 31 क्या था कि अगर किसी की जमीन लेनी है तो उसके लिए 3 बातें थी। पहला तो कानून बनाना पड़ेगा, दूसरा उसको पर्याप्त मुआवजा देना पड़ेगा, और तीसरा क्या था कि केवल लोक हित के उद्देश्यों से लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं ली जा सकती है। ये 31 में कहा गया था। अब 31 का क्लॉज ए संविधान संशोधन कर करके नेहरू जी ने क्या डाल दिया 31 के क्लॉज ए में कि अगर जमीन भू बंदोबस्त लैंड रिफॉर्म के लिए ली गई है, यानी जमीन अगर सीलिंग की गई है, तो उस पर 31 के ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी तब जो है ना तो कानून बनाना पड़ेगा, ना मुआवजा देना पड़ेगा, और ना ही तीसरी बात जो मैंने कही यहां पर मतलब लोक हित के कार्यों के लिए ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब यही बात कह दी कि लैंड रिफॉर्म के लिए लागू ही नहीं होगा तो बात खत्म हो गई। और इसी के माध्यम से क्लॉज बी में एक शेड्यूल जोड़ दी गई जिसको हम लोग 9th शेड्यूल कहते हैं। शेड्यूल का मतलब 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। कितनवीं अनुसूची जोड़ दी गई? 9वीं अनुसूची। जब संविधान बना तो संविधान बनते समय पे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। कितनी थी? 8। 9वीं अनुसूची संविधान में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और कहा गया कि ये जो 9वीं अनुसूची है ये 9वीं अनुसूची होगी एनजेआर। एनजेआर का मतलब समझते हो? एनजेआर का मतलब होता है कि इस 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी विषय रखे जाएंगे उन पर सुप्रीम कोर्ट मतलब जस्टिबल रिव्यू नहीं कर सकता है। यानी ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो भाग 9 के अंदर दिए गए विषय होंगे उन पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से सुनवाई वगैरह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में ये परिवर्तनीय नहीं है। यानी पूरी व्यवस्था कर दी कि अगर कोई लैंड रिफॉर्म के मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो लैंड रिफॉर्म के मामले को डाल देंगे किसमें? 9th शेड्यूल में। और ये नॉन जुडिशियल रिव्यू है। नॉन जुडिशियल रिव्यू का मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पर रिव्यू नहीं कर सकता। लैंड रिफॉर्म का कानून बनाएंगे, उन कानूनों को किस में डाल देंगे? 9th शेड्यूल में डाल देंगे। और 9th शेड्यूल में डालते ही क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। और जब अगर कोई व्यक्ति इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि मेरी जमीन सरकार ने छीन ली, तो पूछेंगे कि कौन से कानून से छीनी, बताएगा ये वाले कानून से छीनी। तब तक नेहरू जी उस कानून को डाल चुके होंगे 9th शेड्यूल में। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा देखो भैया वो 9th शेड्यूल का विषय है, अब पहले पॉलिटी पढ़ करके आओ सौरभ सर से, उन्होंने बताया है कि ये क्या होगा? नॉन जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी इस पर हम रिव्यू नहीं कर सकते, तो आप जाइए। बात समझ आई? ये कर दिया कौन से में? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक है भाई। अब इसके बाद इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 15 है उसमें 3 क्लॉज ऑलरेडी थे, क्लॉज 4 जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और क्लॉज 4 में कहा गया कि एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा जो इस भाग के नियमों से बाहर है, जो इस अनुच्छेद के प्रावधानों से बाहर है। और अनुच्छेद 15 में क्या था? धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान समझा जाएगा। अब एक समान तो नहीं समझ रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी को क्या दे रहे हैं? आरक्षण दे रहे हैं। समझ रहे हो? जनरल वाला भी बोलेगा हमें भी दो, क्योंकि सबके लिए समानता है कि नहीं है। तो उन्होंने व्यवस्था कर दी, भाग 15 के क्लॉज 4 में ही लिख दिया कि एससी, एसटी और ओबीसी इनके लिए जो व्यवस्था की गई है वो 15 के अन्य जो क्लॉज हैं उनके द्वारा इंफोर्सेबल नहीं होगी। ठीक हो गया? तो ये भी व्यवस्था हो गई और यहां ये भी व्यवस्था हो गई। ये सब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया। इसके बाद एक विवाद संविधान में उठा, जिस विवाद का सारा जड़ अब तुमको पता है कि इतना भयंकर हुआ है ये सब कुछ, तो इसके बाद विवाद होना तो तय था, है ना? कितने जबरन तरीके से किसी की जमीन लेने की व्यवस्था कर दी थी।
कि अगर मान करके चलो मैंने तुम्हारी जमीन छीन ली, तुमने बोला मेरा संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है मेरे पास, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, गए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कौन से कानून से छीनी? जी उस कानून से छीनी। वो कानून कहाँ है? तो 9वीं अनुसूची में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जाओ घर। समझ रहे हो व्यवस्था को? कैसी व्यवस्था बना दी थी कि नॉन जुडिशियल रिव्यू होगी, 9th शेड्यूल जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं दे सकता है। अब विवाद होना तय था और इसके बाद एक विवाद संविधान में आया जिसको हम लोग कहते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला। तो थोड़ा ध्यान से सुनना और इस मामले को समझने की कोशिश करना। वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन लागू होने के बाद यह मामला सामने आया। इस मामले के पीछे कई सारे लोगों ने अपनी बुद्धि खर्च की होगी, बहुत सारे पैतरे अपनाए होंगे कि कौन सा रास्ता निकाला जा सकता है बचने का। तो एक रास्ता निकाला। रास्ता जो दिखा वो संविधान के 2 अनुच्छेदों को बेसिकली आपस में लड़ाता था। अब मैं थोड़ा कहानी से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि बात समझ आ जाए। मैंने पहले भी बताया था कि संविधान में एक तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 13 और एक अनुच्छेद है भाग 20 में अनुच्छेद 368। ठीक है। अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, ये अनुच्छेद क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 3 क्लॉज पहले हैं, 1 क्लॉज 2 और क्लॉज 3। ठीक है। 13 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि आजादी के पूर्व बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचाता हो, उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। बात समझ आई? यानी अंग्रेजों के बहुत सारे कानून हैं और अगर उनमें से कोई भी ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों को कहीं ना कहीं से सीमित करता हो या बाउंडेशन देता हो, उस कानून को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया। जैसे मौलिक अधिकार क्या क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना? या फिर मैं कह सकता हूं कि और भी अधिकार, जैसे मतलब अल्पसंख्यकों के अधिकार हो गए, शिक्षा संबंधी अधिकार हो गए, ये सब हमारे कैसे अधिकार है? मौलिक अधिकार। और अगर इन मौलिक अधिकारों में कोई ऐसा कानून पहले से जो बना हुआ है, यानी अंग्रेजों के टाइम से जो ऐसा कानून बना है जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो या मौलिक अधिकारों को किसी तरीके से सीमा में बांधता हो या कम करता हो, तो अनुच्छेद 13 का क्लॉज फर्स्ट कहता है कि आजादी के पूर्व बना, आजादी से पहले बना ऐसा कोई भी कानून नहीं रहेगा जो मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाता हो। सीधी सी बात। ठीक है। क्लॉज 2 कहता है कि अब आजादी के बाद भारत राज्य के द्वारा, यानी स्टेट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किसी भी कानून को बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो कानून फंडामेंटल राइट्स को नुकसान ना पहुंचाता हो। यानी अब भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट को क्या पहुंचाता हो? नुकसान पहुंचाता हो या उन्हें सीमित करता हो किसी भी हिसाब से। एक तो है कि आजादी से पहले का ऐसा भी कोई कानून नहीं रहेगा जो फंडामेंटल राइट की को सीमा में बांधता हो। एक है आजादी के बाद भी भारत सरकार भी ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को किसी भी तरीके से सीमित करता हो। और इसी के क्लॉज 3 के अंदर देखो क्या कह रहा है? आजादी से पहले का नियम भी नहीं रहेगा, आजादी के बाद भी कोई ऐसा नियम नहीं बनेगा। तो ये प्रश्न उठेगा ना कि नियम क्या है? नियम किसको कहेंगे? तो 13 का क्लॉज 3 में दे रखी है नियम की परिभाषा। समझ रहे हो बात को? और अब बात समझना, पेज थोड़ा ध्यान से समझना। 13 का क्लॉज 3 जो है उसमें जो नियम की परिभाषा दी हुई है, इसके अंदर एक्ट को भी रखा गया है, इसके अंदर ऑर्डिनेंस को भी रखा गया है। इसके अंदर एक्ट मतलब अधिनियम, ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश, जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा लेकर के आया जाता है अनुच्छेद 123 के द्वारा। आगे पढ़ेंगे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आगे एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 123, जिसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और आगे उससे आगे एक आर्टिकल आएगा 213,
जिसमें राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी कर रहा है, ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है, तो वो 213 से करेगा। मतलब इन दोनों को ऐसे समझ लो, अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहा है तो 123 से करता है, और राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करता है तो वो 213 से करता है। बस एक दो को आगे पीछे कर देना है। समझ गए बात को? अध्यादेश भी इसी नियम की भाषा के अंदर रखा गया। इसी के अंदर रखे गए रूल्स, रेगुलेशन, बाउंडेशन वगैरह, कस्टम वगैरह को भी शामिल किया गया, सब चीजों को शामिल किया गया। एक गलती कहें या जानबूझ के कहें, संविधान निर्माताओं के साथ इतनी बड़ी भूल, इससे इस मामले में कहीं ना कहीं भूल कहूं या फिर मैं ये कहूं कि ऐसा उन्होंने जानबूझ के किया था किसी मामले पर अपनी राय रखने के लिए या किसी चीज विशेष के लिए। एक बड़ी भूल ये हो गई कि अनुच्छेद 13(3) में जो नियम की परिभाषाएं दी गई थी, उन नियम की परिभाषाओं में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि इसमें संविधान संशोधन को भी शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन क्या है? तो संविधान में जब संशोधन हो जाता है तो वो भी एक नियम बन जाता है, और नियम की परिभाषा में कहीं संविधान संशोधन है ही नहीं। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का जो मामला है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल करके आता है। इन्होंने कहा कि भाई जब संविधान संशोधन नियम की परिभाषा में ही नहीं है, यानी संविधान संशोधन के द्वारा जब मौलिक अधिकारों को सीमित किया ही नहीं जा सकता है, तो पंडित नेहरू ने किस अधिकार से भारतीय संविधान में यह पहला संशोधन किया है? और यह पहला संशोधन भी किसमें किया है? मौलिक अधिकारों में। जबकि क्या कह रहा है यहां पे निकल करके, क्या आ रहा है कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन, मतलब संविधान के द्वारा संशोधन नहीं किया जा, संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में पॉइंट ये रखा गया कि जो पहला संविधान संशोधन है, वो पहला संविधान संशोधन ही अवैध है। शंकरी प्रसाद के जो वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रथम संविधान संशोधन जो है ये पूरे तरीके से अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसे अवैध है भाई बताओ? तो कहा कि भाई संविधान संशोधन जो है ना, वो अनुच्छेद 13(3) में परिभाषित ही नहीं है, लिखा ही नहीं है कहीं। ठीक है। और अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो इन्होंने एक पक्ष दिया कि जब संविधान में संशोधन होता है तो वो संविधान संशोधन को हम लोग बोलते क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब थोड़ा बात को पकड़ना। इन्होंने कहा कि जब संविधान संशोधन का विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तब वो एक विधेयक होता है। जब वो पास हो जाता है तो तब पास होने के बाद, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो बनता है एक्ट। और अगर ये एक एक्ट है तो 13(3) में पहले ही लिखा हुआ है एक्ट। तो जब लिखा हुआ है कि कोई भी एक्ट ऐसा संशोधन ही नहीं कर सकता जो मौलिक अधिकार को सीमा में बांधता हो, तो किस अधिकार से पहला संशोधन हुआ है? समझ पा रहे हो? दिमाग कहां का दिमाग लगाया कि 13(3) में सब कुछ लिखा हुआ है, बस संविधान संशोधन कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, संविधान संशोधन में भी और मजे की बात है, वो ये है कि 368 के अंदर एक तो क्लॉज फर्स्ट है जो कहता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होगी। किसके पास होगी? संसद के पास। संसद चाहे तो संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन। दूसरा क्लॉज है जो 368 का, वो कहता है कि प्रक्रिया क्या होगी, कैसे संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा संशोधन के लिए और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि अगर कोई विधेयक, पहले ध्यान से समझ लेना, सामान्य विधेयक के लिए, यदि अगर कोई विधेयक सामान्य विधेयक है और सामान्य विधेयक जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए, लोकसभा से अगर ये पास हो जाता है तो इसको भेजा जाता है राज्यसभा में। कहां भेजा जाता है? राज्य। जनरली कहीं भी ले जाया जा सकता है पहले, पर लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा को, तो इसलिए पहले लोकसभा में आता है। लोकसभा में चर्चा हुई, लोकसभा से यह विधेयक पास हुआ, और पास होने के बाद कहां गया? राज्यसभा। तो जब राज्यसभा में गया तो राज्यसभा के अंदर यदि अगर सदस्यों ने इस विधेयक को पारित नहीं किया तो यह विधेयक यहीं समाप्त हो जाएगा।
और अगर लोकसभा चाहती है कि इस विधेयक को पारित करना ही है, तो तब लोकसभा क्या करती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 1, ज्यादा तो नहीं हो रहे अनुच्छेद, बैठ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। अनुच्छेद 108 जो है, इसमें है ज्वाइंट सिटिंग। तब लोकसभा और राज्यसभा का बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, और जब लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तब क्या होगा, 550 545 में मान लेता हूं लोकसभा में, 245 में मान लेता हूं राज्यसभा में, ठीक है। इन दोनों 700-750 सदस्यों को बुलाया जाएगा, दोनों को साथ बैठाया जाएगा। अब फिर से इस बिल पर बहस होगी। तो एक बात बताओ, जब 750 में से 545 लोकसभा के हैं, तो अगर लोकसभा चाहती है पास करना, तो ये तो फिर केवल एक वो हो गया ना, फॉर्मेलिटी हो गई, ज्वाइंट सिटिंग बैठाना। चलेगी किसकी, लोकसभा की। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता 109 में लिखा हुआ है कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, वो राज्यसभा का सभापति नहीं करता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। समझ रहे हो बात को। तो यहां जो बात कही गई है ना, वो बड़ी समझने वाली है मुन्ना। एक बात समझना, कहना क्या चाह रहा है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कहना चाह रहा है कि जब मामला संविधान संशोधन का हो, किसका हो, संविधान संशोधन, तो ऐसी स्थिति में जॉइंट सिटिंग नहीं की जा सकती, यानी अनुच्छेद 108 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में संविधान में संयुक्त अधिवेशन न बुलाए जाने का प्रावधान है। तो तुमको ध्यान रखना है कि जब संविधान संशोधन हो रहा होगा, तो संविधान संशोधन के बिल को लोकसभा से अलग और राज्यसभा से अलग पास करना पड़ता है। इसके लिए 108 का प्रयोग करके जॉइंट सिटिंग नहीं की जा सकती। बात समझ आई। जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया लंबित हो सदन में, ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। सामान्य विधेयकों पर बुलाया जा सकता है, संविधान संशोधन के विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता। और संविधान संशोधन का विधेयक अलग अलग ही पास करना पड़ता है। यदि राज्यसभा से पास नहीं हुआ तो संविधान में संशोधन नहीं होगा, है ना। अब हम लोग इतनी बात को यहां तक समझ चुके हैं। दूसरा कहा गया है कि 2/3 मेंबर जो है ना, वो इसके समर्थन में होने चाहिए। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के जब 2/3 सदस्य इसके समर्थन में होंगे। सदस्य कितने हैं लोकसभा में, 545 पकड़ करके चलो, है ना। 545 मतलब मैं ये कह सकता हूं 2/3 मतलब लगभग 331, ठीक है। राज्यसभा में कितने हैं, 245, 2/3 यानी लगभग 66%। तो मैं कह सकता हूं कि कितना हो रहा है, 170 के आसपास, यानी 167 लगभग इतना बैठ रहा है। यानी जब संविधान संशोधन का विधेयक लोकसभा में चल रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में 545 में से 331 सदस्यों का उसके समर्थन में होना अनिवार्य है, तब वो पास माना जाए। अगर सामान्य विधेयक है तो तब क्या होता है, तब तो 51% से 50% से पास हो जाता है। 545 का 50% 272। अब 250 आदमी को कैसे आधा आधा करेंगे, 273 मान करके चलो, समझ रहे हो बात को। 273 सदस्यों की अगर सहमति है तो कोई भी सामान्य विधेयक पारित हो जाता है लोकसभा से। फिर कहां जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी 50% है ना, लेकिन यहां क्या चाहिए, 2/3%, और 2/3 का मतलब हुआ लगभग 66%। यही तो हुआ। तो संविधान संशोधन के लिए स्पेशल प्रोविजन है। अब बात आती है कि जब शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला आया, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में क्या हो रहा है, शंकरी प्रसाद के जो वकील है उन्होंने ये कह दिया कि पहला संविधान संशोधन अवैध है। जब कोई भी नियम मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता। बात समझ आई ये? अगर ये समझ आई तो सारे संविधान के वाद समझ आ जाएंगे। मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। सारा संविधान समझ आ जाएगा, इसी पॉइंट पर टिका हुआ है। पूरे जो विवाद वगैरह हैं, जितने भी विवाद हुए हैं आगे, चाहे वो गोलकनाथ विवाद वगैरह हो, कोई भी विवाद हो, वो सब इसी ग्राउंड पर टिके हैं।
मैंने कहा कि संविधान में दो अनुच्छेद हैं, एक तो अनुच्छेद है 13 और एक अनुच्छेद है 368। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि आजादी से पहले का ऐसा कोई भी नियम नहीं रहेगा या ऐसा कोई भी कानून नहीं रहेगा जो मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाता हो। दूसरा क्या कह रहा है, आजादी के बाद भी भारत सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो। और क्लॉज 13 के क्लॉज 3 में क्या लिखा गया है कि नियम की परिभाषाएं क्या क्या होंगी। इस नियम की परिभाषा में कहीं भी मेंशन नहीं है संविधान संशोधन। ठीक है, बस यहीं से एक पेंच उठा लिया कि इसमें तो संविधान संशोधन लिखा ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? वकील को क्या करना होता है, बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना होता है, कहीं एक क्लू चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि वकील बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत ज्यादा पढ़ चुका है। कैसा वकील? जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा वकील नहीं। ठीक है, वो वकील वो बहुत ज्यादा पढ़ चुका है, वो वकील। समझ रहे हो बात? उसको एक एक क्लू ढूंढना पड़ता। तो उन्होंने क्लू क्या ढूंढा कि इसमें संविधान संशोधन नहीं लिखा। अच्छा, संविधान संशोधन बोला है क्या? बोला तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। बोला अच्छा। शंकरी प्रसाद के वकील ने पूछा कि है क्या संविधान संशोधन? तो सरकार ने जवाब दिया कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, संविधान संशोधन विधेयक है। अच्छा, बोला जब ये विधेयक राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तब क्या बन जाता है? तब बोला अधिनियम बन जाता है। और बोला अधिनियम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो बोला एक्ट कहते हैं। तो एक्ट तो पहले में ही लिखा हुआ है, बोला यहाँ। और जब ये लिखा हुआ है कि कोई भी एक्ट जो है वो मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता, कोई भी कानून नहीं कर सकता, तो तुम्हारा संविधान संशोधन कानून ने कैसे संपत्ति के अधिकार में ये संशोधन कर लिया? पहले संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? पहले संशोधन में अनुच्छेद 31 में ही संशोधन कर दिया। कैसे संशोधन किया? मौलिक अधिकार तो 12 से 35 तक है, तुमने 31 में ही संशोधन कर दिया। तो ये विवाद है। तब सरकार के पक्ष से जो जवाब आया था, तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो कितना स्ट्रांग मामला रखा था, है ना? कितना स्ट्रांग पक्ष रख दिया शंकरी प्रसाद के वकील ने। सामने सरकार का जो जवाब था वो ये था कि देखो भैया, हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि उसमें संविधान संशोधन नहीं लिखा है और ये भी एक एक्ट है और एक्ट मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकता। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि अनुच्छेद 13 की इतनी सीमा ही नहीं है कि वो 368 को रोक सके। सरकार का पक्ष था, अनुच्छेद 13 की इतनी सीमा ही नहीं है कि वो किसको रोक सके? 368। बात समझ आ रही है? यानी सरकार क्या कहना चाह रही है कि 13 के अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि वो संविधान संशोधन के विधेयक को रोक सके। यानी सरकार चाहेगी तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती। ठीक है, और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई तो मैंने एक बड़े महान वक्ता से एक बात सुनी थी, बहुत प्रसिद्ध एक मैं कह सकता हूं अध्यापक से एक बात सुनी थी। उन्होंने कहा कि आप दुनिया के कभी भी किसी भी समय का इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसी भी समय का इतिहास, और सुप्रीम कोर्ट का खासकर इतिहास उठा के देख लीजिए, तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि जब जब प्रधानमंत्री बड़ी मजबूत स्थिति में प्रधानमंत्री बना हो, देखो प्रधानमंत्री बड़ी मजबूत स्थिति में प्रधानमंत्री बना हो, मतलब जैसे आज नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें लोकसभा में ठीक ठाक मेंबर हैं, आधे राज्यों में उनकी सरकार है, आधा से ज्यादा राज्यों में। राज्यसभा कहां से आती है? राज्यों से। आधा से ज्यादा राज्यों में उन्हीं की सरकार। तो लोकसभा और राज्यसभा में ठीक ठाक रखते हैं अपने पास सदस्य संख्या। उस समय कांग्रेस की सरकार बड़े मतलब पूर्ण बहुमत से केंद्र में भी और राज्यों में भी थी। सभी राज्यों में लगभग कांग्रेस की सरकार थी। तो नेहरू एक पावरफुल प्रधानमंत्री थे, और जब जब प्रधानमंत्री ऐसा पावरफुल होगा तब तब सुप्रीम कोर्ट नर्म हो जाएगा, और जब जब सरकार लड़खड़ाते हुए सरकार बनेगी, यानी बड़ी मुश्किल से 273 सदस्य कंप्लीट कर रही है अपने लोकसभा में, तब सरकार बन रही, तब तब सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी के समय में, आगे हम पढ़ेंगे जब इमरजेंसी की पृष्ठभूमि 75-76 में पहुंचेंगे, अभी तो हम 52-53 में चल रहे हैं। जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो हमें समझ आएगा कि इंदिरा गांधी जब पहली बार चुनाव जीती थी, पहला वाला जो उनका समय था, उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने उनके विपक्ष में ज्यादा फैसले सुनाए थे।
और जब इंदिरा गांधी पूरी मेजोरिटी के साथ आई तो तब उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने सभी फैसले सुनाए। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया का कहीं का भी सुप्रीम कोर्ट हो, यदि प्रधानमंत्री जो है वो बहुत पावरफुल है तो सुप्रीम कोर्ट उस स्थिति में उस प्रधानमंत्री की ओर या उस पक्ष की ओर या उस सरकार की ओर झुकाव रखता है। ये बात सही है, दुनिया में कहीं का भी हो, वो केवल भारत का ही नहीं। और अगर प्रधानमंत्री जो है ना वो थोड़ा कमजोर है, सरकार बड़े मुश्किल से बनी है, ज्यादा सदस्य संख्या नहीं है, अभी देखो ना मोदी जी कितनी सीटें लेके आए थे, 400 प्लस सीट लेकर के आए थे, और सदस्य कितने हैं, 545। तो मजबूत प्रधानमंत्री है। इसलिए इतने सालों से चलने वाला राम मंदिर का जो विवाद था वो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने किसके समय सुलझाया? नरेंद्र मोदी के समय। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मजबूत था। बात समझ आ रही है? और ऐसा ही इतिहास कुछ कुछ दुनिया के सभी सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है तो उस मामले पर कभी मैं डिस्कस करूंगा, डिटेल में आएगा बीच में, समझ रहे हो बात को, तब तुम्हें समझ आएगा वहां पर। फिलहाल शंकरी प्रसाद के मामले में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहा गया कि सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है। और लास्ट में शंकरी प्रसाद के साथ हो गया धप्पा, जो होना जायज था। इतना दिमाग लगाया, ऐसा पेंच खोज करके लाए और लास्ट में वो पेंच ही फेल। ठीक है, ये है संविधान का बेसिक वाद। आगे ऐसे बहुत सारे वाद संविधान में आएंगे जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इंदिरा गांधी के समय धड़ाधड़ संविधान में संशोधन हुए, इमरजेंसी वगैरह बहुत कुछ है पढ़ने को। अभी तो 1964 के मई महीने में जवाहरलाल नेहरू जी चल बसेंगे। 62 में अक्टूबर नवंबर में इंडो चाइना वॉर होगा, तो उससे पहले नेहरू जी नारा दे रहे होंगे भारतीय चीनी भाई भाई, चीन को समर्थन दे रहे होंगे। और 62 में जैसे ही भारत हारा तो नेहरू को बड़ा धक्का लगा। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के पीछे ये बड़ा कारण था, उनको इतना दुख हुआ था इस हार से कि 64 में उनकी मृत्यु हो गई। ये सदमा काम कर रहा था उनकी मृत्यु के पीछे। 64 में मई में जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु होगी तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और फिर प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होंगे इलाहाबाद के लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी का कार्यकाल मिला जुला रहेगा, कुछ बहुत भयंकर धमाका होगा नहीं, लेकिन 65 में हमारा फिर पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाएगा। 62 में युद्ध से कमर टूटी हुई थी, 65 में पाकिस्तान ने उसी समय हमला करना ठीक समझा, फिर भी हारा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है ताशकंद में, अफगानिस्तान में मृत्यु हुई थी, भारत से बाहर। तो एक मूवी है ताशकंद फाइल्स, उसको देखना, देखिए, हाँ, तो उससे समझ आ जाएगा तुमको कि क्या थी बेसिकली कहानी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको सोवियत संघ की एक खुफिया एजेंसी ने मरवाया, ऐसी दिखाया है ना उस मूवी में। और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु अपने निजी कारणों से, लेकिन उनकी मृत्यु जो हुई ना वो कमरा बड़ा संदिग्ध था, जिससे यह तय किया जा सकता है कि शास्त्री जी की मृत्यु नहीं हुई बल्कि उन्हें मारा गया। और 11 जनवरी 66 को जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो पुनः कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया गुलजारी लाल नंदा। तब प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों में सबसे ऊपर नेहरू जी की मृत्यु के बाद, शास्त्री जी के चल बसने के बाद जिसका नाम सबसे ऊपर आया वो थे मोरारजी देसाई, जो खुद एक सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, जब मोरारजी देसाई की बात आती है तो सिविल सर्वेंट के पद से, मतलब उन्होंने, एक दंगा हुआ था हिंदू मुसलमान का, तो ये पाया गया कि वो हिंदुओं के पक्ष में थोड़ा झुकाव रखते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हो गए मोरारजी देसाई। जब ये बात हुई कि मोरारजी देसाई को भारत का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो एक मजबूत नेता थे और अपने अधिकार को मांगने वाले नेता थे। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो उस समय पे ना, मतलब ये मामला तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद ही शुरू हो गया था कि मोरारजी देसाई को बनाना चाहिए प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई उम्मीदवार थे उस समय पे,
लेकिन उस समय जब नेहरू की मृत्यु हुई मई 64 में, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के कामरान करके एक व्यक्ति होते थे, उन्हें किंग मेकर कहा जाता है भारत की राजनीति में। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को अपने कुछ व्यक्तिगत हितों के कारण प्रधानमंत्री बनाया, जबकि तब भी मोरारजी देसाई प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के, और भी कुछ लोग थे। आगे हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी सरकार में मोरारजी देसाई वित्त मंत्री रहते हैं, और वित्त मंत्री रहते हुए मोरारजी और इंदिरा गांधी के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। ठीक है, बड़ी भयंकर कॉन्फ्लिक्ट थी। इंदिरा गांधी ने पत्र तक लिख दिया था मोरारजी देसाई को, यह कह दिया था कि आप उप प्रधानमंत्री बने रहिए, परंतु वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए, आपकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा से मैच नहीं करती है। आदमी का दिमाग खराब हो गया था। फिर समझ आएगा हमें कि कैसे एक नई पार्टी उभर करके आई, कैसे भारतीय जनसंघ की जो ग्राउंड है वो बनी, और कैसे आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी आई। ठीक है, तो वो सब हमें इसी में समझने को मिलेगा। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी अब धीरे धीरे, है ना। तो घर में इसको एक बार फिर से रिवाइज करना, लिखना, अच्छे से बात समझ आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई सवाल किसी का हो तो